दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़े रिवर्सल आ चुके हैं। साथ में निफ्टी के ऊपर बातचीत की है कि निफ्टी की क्या सिचुएशन है अभी के समय टेक्निकली। जैसा कि दोस्तों आपको बताइए कि डिफेंस स्टॉक्स अभी के समय धूम मचा रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बोला है क्योंकि ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी अभी काफ़ी सारी कंपनीज में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास में डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स नहीं है तो उनका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा होगा। जिनके पास में डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स नहीं भी है उनका भी पोर्टफोलियो चल रहा है, क्योंकि टोटल मार्केट के अंदर, ब्रॉडर मार्केट के अंदर अभी एक रिवर्सल आ चुका है और स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास में डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा तेजी बन रही होगी, क्योंकि डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। अगर कोई नॉर्मल कंपनी 15% के साथ में चल रही है तो ये जो स्टॉक है 50% के साथ में चल रहा है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है, ऐसे सेक्टर्स होते हैं, वो भी इन्वेस्टर्स के पास में होने चाहिए। अब इनमें रिस्क भी होता है, तो इन्वेस्टर ऐसा तो है नहीं कि टॉप होल्डिंग बना लेंगे या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। ट्रेडर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने स्टॉप लॉस को रखते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के एंड में हम FCIC के ऊपर भी बातचीत करेंगे, जिसके अंदर फाइनेंस, कंजप्शन, IT, केमिकल, इंडस्ट्रियल होगा कि इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करता है इनमें, टॉप होल्डिंग्स किसको बनाता है, कितने परसेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बाकी निफ्टी में भी क्या क्या वेटेज होता है उस हिसाब से हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि डिफेंस कंपनीज के स्टॉक तो चल रहे हैं, उनके अंदर तो काफ़ी तेजी आ चुकी है, नीचे से कुछ कंपनी 40-50% के साथ में ऊपर भी जा चुकी है। तो अगली तेजी कहाँ पे बन सकती है? देखो, एग्जैक्टली किसी को पता होता नहीं है, लेकिन अपन जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के, न्यूज़ को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, यानी नंबर्स को देख के। अब देखिए, एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अभी ये सब पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि है रेलवे सेक्टर। अब देखो, डिफेंस जो कंपनीज है मैक्सिमम सरकारी कंपनीज है, और रेलवे कंपनीज है वो भी मैक्सिमम सरकारी कंपनीज है। अब तेजी क्यों बनी उसको देखते हैं, और बहुत कुछ है यहाँ पे जो आपको समझना है। स्टॉक्स पर जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देखो। देखो, तेजी बनने के पीछे का रीज़न है कि अभी के समय टोटल मार्केट बुलिश है। डिफेंस कंपनीज में पर्टिकुलर एक न्यूज़ है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल कैप जो कंपनीज है, मिड कैप जो कंपनीज है, उनके अंदर आती है रेलवे कंपनीज, और स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी नीचे हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बाइंग होने की वजह से रेलवे कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आगे चल के देखते हैं। ये देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। जो रिसर्च कंपनी है, नेम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका, और इसमें देखिए बताने की कोशिश ये की गई है कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है कि प्रॉफिट को बुक कर लो रेलवे कंपनीज में। अब क्या ये सही है या नहीं है वो देखते हैं, आगे चल के वक्त बताएगा। बाकी इनका ऐसा मानना है कि अभी जो पॉइंट है इनके अंदर, या जो आउटलुक है वो नेगेटिव है, शॉर्ट से लेकर मीडियम टर्म का रेलवे कंपनीज में आप देख सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि अभी के समय कोई भी ट्रिगर यहाँ पे नहीं है, सरकार ने ऐसा कोई भी बजट रेलवे सेक्टर के लिए नहीं बढ़ाया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो अगर सरकार रेलवे बजट नहीं बढ़ाती है तो काम इनके पास में ज़्यादा नहीं आएगा, और काम ज़्यादा नहीं आएगा तो पैसा ज़्यादा बनेगा नहीं, प्रॉफिट इनको ज़्यादा होगा नहीं, तो स्टॉक ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर जा रहे हैं तो वो बिना मतलब में जा रहे हैं, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। देखो, दोनों चीज़ें हैं, काफ़ी लोग इसको होल्ड करेंगे, काफ़ी बाय करेंगे, काफ़ी प्रॉफिट बुक करेंगे। आप क्या करने वाले हो, आप चाहे तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक अभी किसी के पास में कुछ खास प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी ही रिवर्स होना शुरू हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी के बारे में बताने की कोशिश की है RVNL। इसको थोड़ा सा सही है बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसने सिक्योर किया है ऑर्डर कितने का, 116 करोड़ रुपीस का। अभी कल हमने इसके ऊपर बातचीत की थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अच्छा खासा ऑर्डर इसको मिल चुका है। इस वजह से देखते हैं कल क्या प्राइस एक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो आज के दिन अच्छी तेजी इसने पकड़ी, साथ में 21 मई को इसके नंबर्स आने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, स्टॉक ऊपर से नीचे है, और ऐसे में क्या होता है, नंबर्स अच्छे भी आ जाते हैं, क्योंकि जब स्टॉक नीचे होता है, वैल्यूएशन कम होती है, मार्केट कैप कम होता है, तो एक्सपेक्टेशंस भी कम होती है। और गलती से इन्होंने मार्जिन्स को अगर अच्छा कर लिया ऐसे ऑर्डर वाली कंपनीज ने, तो फिर स्टॉक बहुत अच्छा करते हैं। अभी आप देख ही सकते हैं कोचिन शिपयार्ड और ये जो मचडॉक, ऐसी कंपनीज ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई। मचडॉक ने तो ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर लिया। स्टॉक्स को देखते हैं, उसके साथ में फिर आगे चल के बात करते हैं FCIC के ऊपर। देखिए, RVNL ने अच्छा परफॉर्म किया, 8% की तेजी एक्सपेक्टेड थी। कल अच्छी न्यूज़ आई थी इस कंपनी को लेकर, और यहाँ से इस कंपनी के स्टॉक ने एक रिवर्सल दे दिया है। देखते हैं इसको डिटेल में।
ये देखिए बॉक्स से ये आउट हो चुका है, अपना जो रेसिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, पहले भी एक अच्छी तेजी बनी थी लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं थे, तो ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है, रिवर्सल है और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। अब वेट एंड वॉच होगा 21 तारीख का, 21 तारीख को नंबर्स अच्छे आ गए तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। 21 तारीख को इसके नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट कंपनी है राइट्स, इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 15% की यहाँ पे तेजी बनी। रीज़न है दोस्तों इसके रिजल्ट, अगर देखो रिजल्ट की बात है ही, अभी Q4 में रिजल्ट जिसके भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत कम कंपनीज है जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पे अच्छी तेजी बन रही है। और यहाँ पे आप नोट करोगे तो अच्छे रिजल्ट आए इसके। मार्जिन 6 साल में सबसे हाईएस्ट इसने दिया है। देखो प्रॉफिट और ये सब थोड़ा सा ऊपर नीचे था लेकिन मार्जिन इसने अच्छे दिए और वो चीज़ इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी लगी। अब इसमें भी क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम अच्छे हैं, यहाँ पे सपोर्ट ऊपर शिफ्ट करा था, ब्रेकआउट होता है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है, 350 का है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करे आगे तक लेके जाए तो ये रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। अब क्या ये यहाँ पे गैप फिल करेगा या नहीं करेगा, वो दोस्तों वक्त बताएगा। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना है, वीडियो को देखकर कोई भी कंपनी के स्टॉक को मत खरीदना, जस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें कंपनीज को ताकि हम सीख पाए कि क्या न्यूज़ है और वो जो न्यूज़ है वो मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, अच्छे ब्रेकआउट्स है और अच्छी वॉल्यूम की कैंडल आपको दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है टीटागढ़ वैगन या रेलवे सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। देखो 12% का जंप है। अब काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको पता होगी, नॉर्मल कंपनी रेलवेज में IRFC है, RVNL है, इरकॉन है, तो वो भी कंपनीज है, वो डायरेक्टली काम करती है, सरकारी कंपनीज है। ये कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनीज है और इन कंपनीज का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ट्रैक का काम नहीं करती, ये कंपनीज बोगियाँ बनाती है, जो डब्बे होते हैं वो बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन, स्टील कास्टिंग, इक्विपमेंट्स के अंदर भी काम करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपनी करती है और डोमेस्टिकली भी कंपनी बेचती है अपने क्लाइंट्स को सामान, जो कि इंडियन रेलवेज है, और एक्सपोर्ट भी करती है, बाकी कंट्रीज में भी बेचती है। ठीक है, इन कंपनीज में देखो रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कंपनीज कभी भी घाटे में चल जाती है, कभी भी फ़ायदे में आ जाती है। ये देखो 19 का घाटा था, 1 का घाटा, उसके बाद में 126, 286, 290, तो अभी यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो आगे चल के अगर इनमें ऑर्डर बुक बढ़ती है या कुछ ना कुछ अच्छे काम आते हैं तो ही तेजी बनेगी। बहुत रिस्की कंपनीज होती है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ट्रेडर लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं। सो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब इनमें देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेडर का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडर इन कंपनीज में फोकस करते हैं क्योंकि बड़े पैसे इनमें आ जाते हैं अगर ट्रेंड अच्छा बन गया, क्योंकि ट्रेंड अच्छे खिंच जाते हैं इनमें, मल्टीपल ग्रोथ आती है ब्रेकआउट्स पर। अब देखो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होगा ब्रेकआउट है या नहीं है। पहले भी ऐसी तेजी बनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसी तेजी बनी। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ रेसिस्टेंस लिया, स्टॉक गिरा, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, स्टॉक गिरता है, या फिर यहाँ से ऊपर जाता है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। देखो वॉल्यूम सजेशन कर रहे हैं कि हो सकता है ऊपर चल जाए क्योंकि अभी टोटल सेक्टर तेज है, मार्केट का रुख पॉजिटिव है और गलती से नंबर्स अच्छे आ गए तो ट्रेडर्स के हाथ में अच्छे यहाँ पे मौके लग सकते हैं। अभी आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं कुछ दिनों के लिए कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती है। JWL इसका मतलब है जुपिटर वैगन लिमिटेड, 8% के साथ में स्टॉक उछला है। इसको भी दोस्तों आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि ये भी वैगन्स में ही काम करती है, टीटागढ़ की तरह ही आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें भी अच्छी तेजी बनी है, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए हैं। ये चार्ट वैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको सीधा दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो आपको ऐसे स्विंग्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये स्विंग ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हो जाती है। अब इसको भी देखते हैं लाइन को ड्रॉ करके, तो यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचा, गिरा, रेसिस्टेंस से देखते हैं गिरता है या फिर यहाँ से निकलता है। तो ये जो कंपनीज है ना, इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर के रडार पे होनी चाहिए और देखते हैं आगे चल के क्या पैटर्न यहाँ पे बनता है। वैसे रडार पे आ तो चुकी है इन्वेस्टर्स के, तभी तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, काम की बात करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात, क्योंकि पोर्टफोलियोज के अंदर ऐसा नहीं है कि रेलवे कंपनीज होती है सिर्फ और डिफेंस कंपनीज होती है। ये जो कैटेगरीज है ना, ये पोर्टफोलियोज के अंदर एक रिस्की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इन्वेस्टर सबसे पहले डिफेंस को नहीं देखेगा, ना ही वो रेलवेज को देखेगा, वो सबसे पहले देखेगा फाइनेंस को, जिसमें बैंक्स आते हैं, NBFCs आती हैं।
आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इस तरह की कंपनीज को देखता है। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ऐसी कंपनीज पहले होती हैं, क्योंकि ये बैकबोन होती है इकोनॉमी की, और फाइनेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में कंजप्शन, कंज्यूमर कंपनीज के अंदर हर तरह की कैटेगरीज आती है, और जिसमें आपकी एफएमसीजी कंपनीज आती है, आपकी रिटेल कंपनीज आ जाती है, क्लोथिंग कंपनीज आ जाती है, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है कंजप्शन में आती है। आई मतलब आईटी। तो ये तीन जो कैटेगरीज होती हैं, ये पोर्टफोलियो का मेन पार्ट होता है। अगर आप किसी भी इंडेक्स को देखोगे, किसी भी कंट्री के इंडेक्स को देखोगे, निफ्टी को देखोगे तो भी ये तीन है सबसे ज़्यादा, डाउ जोन्स को देखोगे तो भी ये तीन है सबसे ज़्यादा। तो यूएस मार्केट देख लो, निफ्टी देख लो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को देख लो, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स होती है उसके अंदर ये तीन कैटेगरीज आती है। अब ये जो दो कैटेगरीज है ना, ये रिस्की कैटेगरीज होती है, जिसमें केमिकल है और इंडस्ट्रियल्स है। इंडस्ट्रियल्स के अंदर डिफेंस भी आता है, रेलवेज भी आते हैं, केमिकल के अंदर आपको पता ही है। तो अभी के समय केमिकल रिस्क दिखा रहा है, केमिकल के अंदर गिरावट है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, और इंडस्ट्रियल के अंदर तेजी है। तो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। देखो गिरेगा कितना, कोई कंपनी हो सकता है 50% गिर जाएगी, लेकिन जब चलेगा तो जैसे डिफेंस कंपनीज हो सकता है मोर देन 50% ग्रोथ मिल जाए, ठीक है। तो रिस्क होता है, वो बैलेंस होता है। अभी के समय फाइनेंस सही है, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, बैंक्स वगैरह आप देखोगे तो ये अच्छे कर रहे हैं। कंजप्शन वाली कंपनीज ठीक ठाक कर रही है, अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक बोल सकते हैं। आईटी कंपनीज भी ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। केमिकल कंपनीज डाउन है और इंडस्ट्रियल्स तेज है। तो यहाँ पे अभी जो फोकस है बैंक्स में और डिफेंस में, इंडस्ट्रियल्स के अंदर बना हुआ है। अब कैसे इन्वेस्टर्स मतलब इसको मैनेज करते हैं, अगर आप देखोगे तो मान लो मोटा मोटी, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि ऐसा ही आपको पोर्टफोलियो बनाना है एग्जैक्टली, वैसे तो देखो कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि कोई सेक्टर नीचे होगा, अगर उसमें कोई बाय करता है तो उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे रडार पे मत रखना, इस बात को पत्थर की लकीर पे मत रखना कि बिल्कुल ऐसा ही करना होता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे 25% लगा दिया, यहाँ पे 25% लगा दिया, और यहाँ पे 25% लगा दिया, तो 75% पोर्टफोलियो हो गया कोर पोर्टफोलियो। आपका जो बचा कितना 25%, उसको इन दोनों में डिवाइड कर लिया। ये जस्ट एक हिंट है, या फिर एक ओवरऑल मतलब हम बोल सकते हैं मोटा मोटी इस तरह की चीज़ें बन सकती है। अभी कोई चाहे तो यहाँ पे 30 भी कर सकता है, यहाँ पे 20 भी कर सकता है, तो 50 ही हो गया। फिर यहाँ पे कोई 20 करके यहाँ पे फिर वो 15-15 कर सकता है, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन जो इंडेक्स है उसके हिसाब से देखें ना, तो यहाँ पे ये जो तीन सेगमेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं। अभी जैसे टाटा कंज्यूमर है, मतलब नहीं है रडार पे, डिस्कशन में नहीं है क्योंकि कम ग्रोथ है, लेकिन देखते देखते ऑल टाइम हाई, टाइटन है देखते देखते ऑल टाइम हाई। तो ये जो कंपनीज होती है ये कोर कंपनीज होती है। फाइनेंस में अगर आप देखोगे आईसीआईसी बैंक है अच्छा कर रहा है, चोला अच्छा कर रहा है, बाकी जो एनबीएफसीज है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। कंजप्शन में कुछ कंपनीज है, जो वीबीएल है, बीकाजी अच्छा नहीं कर पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो को बिगाड़ के रखा हुआ है उन्होंने। बीकाजी के ऊपर कल काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे जिसमें 400 तक लेके जा रहे थे स्टॉक्स को, बट मैंने आपको कहा था कि इतनी बुरी खबर नहीं है, बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं है। थोड़ा सा देखने का तरीका होना चाहिए रिजल्ट को कि कैसे देखते हैं। अपने पास में एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस तो है, और उसके हिसाब से अपन ने देखा क्यू बेसिस में इंप्रूवमेंट था। चलो ठीक है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। बाकी ये सब कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर पढ़ाई आप कर सकते हैं। कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन इन कंपनीज के स्टॉक्स के लिए नहीं है। पिछली वीडियो को दोस्तों आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।